हेलो, गुड मॉर्निंग सभी का स्वागत है विशेष फिजिक्स की ऑनलाइन क्लास में। तो हम इससे पहले जो पिछली वाली क्लास थी उसमें क्या कर लिया था हमने, जो जालक के प्रकार थे यानी जो ब्रेवे लेटिस जिन्हें बोला जाता है, जो मैंने टेबल बता के बनाया था कि उसमें आप कैसे कौन कौन से लेटिस होते हैं, उसमें कौन कौन से लेटिस को आप नामकरण दे सकते हो। तो मैंने टोटल 7 टाइप के क्या बताए थे, लेटिस बताए थे। और उसमें यदि जालक के प्रकार की बात करें कि जालक बिंदु के आधार पर कितने लेटिस होते हैं, तो टोटल मैंने बताए थे कि वो कितने लेटिस होते हैं, ब्रेवे ने बताया था 14 लेटिस होते हैं। अब उसके आगे की बात करते हैं, आपका जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है आपका मिलर सूचकांक, मिलर इंडिसेज। अब अपन कहते हैं कि मिलर इंडिसेज क्या होता है, मिलर सूचकांक क्या होता है। तो देखो आप क्रिस्टल पढ़ते, इसमें क्या ये क्रिस्टलोग्राफी है, क्रिस्टलोग्राफी यानी इसमें आप क्या पढ़ रहे हो, क्रिस्टल पढ़ने जा रहे हो, ठीक है। आपको यदि किसी क्रिस्टल की स्ट्रक्चर जानना है, क्या जानना है, किसी क्रिस्टल का स्ट्रक्चर यानी क्रिस्टल की ज्यामिति संरचना के बारे में आपको क्या करना है, कुछ पता करना है। तो आप क्या करोगे, यदि मान लिया कि क्या निकालना है आपको, क्रिस्टल की ज्यामिति संरचना बनानी है। क्या बनानी है, क्रिस्टल की ज्यामिति संरचना, ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर। तो देखो यदि कोई भी क्रिस्टल की ज्यामिति संरचना बनाने के लिए आपको क्या क्या चाहिए, एक तो बताओ क्या क्या चाहिए, काम में आएगा यहाँ। क्रिस्टल की ज्यामिति संरचना है तो एक तो उसके क्या चाहिए, अपने इनको एक्सिस चाहिए। एक्सिस यानी ये किन अक्षों पर क्रिस्टल द्वारा कटेगा, यानी ए बी और सी। यदि मैं 3D की फॉर्म में बात करूँ तो क्या हो चाहिए, सबसे पहले तो इसमें 3 एक्सिस चाहिए। अब क्रिस्टल की ज्यामिति संरचना बनानी है। अब अपन को पता करना है कि ये क्रिस्टल के वेक्टर, तो मान लिया कि ए बी वेक्टर और सी वेक्टर है। अब ये किन तलों पर काटेगा, मान लिया एक डायग्राम बना लेता हूँ। ये क्या मान लिया मैंने, ये मान लिया ए वेक्टर, ये मान लिया बी वेक्टर और ये मान लिया मैंने सी वेक्टर। कोई डाउट नहीं, ये क्या माने, 3 वेक्टर मान लिए, ठीक है, ए बी और सी। अब मैं कह रहा हूँ कि किसी क्रिस्टल की ज्यामिति संरचना निकालनी है तो उसके लिए ये जो वेक्टर तो मान लिए, अब जो इसका क्रिस्टल का तल होगा, मान लिया कि कोई सा भी क्रिस्टल है अपने पास, उसका जो प्लेन होता है वो किस बिंदु पर काटना चाहिए। मान लिया कि मैं ऐसा एक डायग्राम बना देता हूँ, डायग्राम के द्वारा जल्दी समझ में आएगा आपको। ये क्या बना दिया मैंने, त्रिभुज ट्राइंगल बना दिया। क्या बना दिया, ट्राइंगल बना दिया। अब मैं कहता हूं कि ये वाला जो क्रिस्टल, देखो ये वाला जो तल था, ये वाला तल इस एक्सिस पे कितने पॉइंट पे काट रहा है। मानो ये वाला पॉइंट क्या है आपका, 1 है। मान लो कि ये क्या है आपका, 2 है, ठीक है। मान लो कि ये क्या है आपका, 3 है। और मान लो कि ये क्या है आपका, 2 है। कह सकता हूँ, ये जरूरी नहीं कि सेम ही हो, ये तो मैं एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ कि ये वैल्यू जरूरी नहीं, इन वैल्यू को तो अपन को निकालना पड़ेगा। तो देखो कोई भी क्रिस्टल का तल आ गया, तो यहाँ पे देखो ये 2 पर काट रहा है, ये 3 पर काट रहा है, ये 2 पर काट रहा है। यानी मैं कह सकता हूँ कि जो इसके विन्यास होंगे, यहाँ जो इसके अभिविन्यास होंगे, यानी जिसके आप बोलते हो कि कोऑर्डिनेट, फ्रेम ऑफ रेफरेंस में क्या बोलते हो, कोऑर्डिनेट। तो इसके अभिविन्यास क्या होंगे आपके पास, 2 3 2, क्योंकि पहले ए का आएगा, फिर बी का आएगा, फिर सी का आएगा। तो ये क्या आ जाएगा, 2 3 और 2। तो इस टाइप से ये क्या हो जाएंगे, इसके अभिविन्यास हो जाएंगे। तो किसी भी क्रिस्टल की ज्यामिति स्ट्रक्चर अपन को पता करने के लिए क्या क्या चाहिए, अपन तो एक तो इसके एक्सिस के बारे में जानकारी होनी चाहिए, एक ये जो अभिविन्यास आता है इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। तो इसी के लिए इसको को यानी किसी क्रिस्टल की ज्यामिति संरचना बनाने के लिए, या फिर वो किस तल पर, मान लिया कोई क्रिस्टल है, उसके क्या दे रखे, कोई वेक्टर दे रखे। अब वो कह रहा है कि वो किस तल पर, एक्सिस पर काटेगा। मान लिया कि आपके पास कोई भी 3 एक्सिस है, ABC, या ABC क्या है, 3 वेक्टर है, तो वो किस अक्ष पर कौन से पॉइंट पर काटेगा, वो सब निकालने के लिए अपने पास जो मेथड काम में लिया जाता है वो क्या लिया जाता है, मिलर सूचकांक। तो आप लिख सकते हो कि क्रिस्टल की ज्यामिति संरचना के लिए ये वाला क्या करते हैं, मेथड अपन उपयोग में लेते हैं। तो इसके बारे में और कुछ जानना हो तो लिख सकते हो। मान लिया कि कोई क्यूब बना लिया, क्या बना लिया अपन ने, क्यूब बना लिया। ये मान लिया कोई क्यूब है, इसमें मैं एक्सिस मान लेता हूं ये वाला, ये क्या मान लिया मैंने, एक्स वाई और जेड। अब मैं यदि इस वाले प्लेन की बात करूं, कौन से प्लेन की, जो इधर वाला प्लेन है, ठीक है, यानी जो ओनली एक्स एक्सिस को काट रहा है, ये वाला प्लेन, ये वाला प्लेन है। यदि मैं इसकी बात करूं तो यहाँ पे जो ये कट कर रहा है, तो इस ये वाला, सॉरी, ये तिरछी लाइन यहाँ पे आएगी, ठीक है। ये जो लाइन कट कर रही है तो ये इसका क्या हो जाएगा, काटने वाला तल हो जाएगा। यानी तल पर जो भी पॉइंट आएगा वो क्या कहलाएगा, इसका कटान तल कहलाएगा, या काटने वाला तल कहलाएगा। या प्लेन को जिस पॉइंट पर काटेगा वही क्या कहलाएगा, उसका तल कहलाएगा या समतल कहलाएगा। तो ये सब पॉइंट निकालने के लिए, अब जैसे ये किस पॉइंट पर काट रहा है तो इसको भी फाइंड आउट करना है, ये किस पॉइंट पर काट रहा है तो इसको भी फाइंड आउट करना है। तो इन सबको फाइंड आउट करने के लिए अपन जो मेथड काम में लेते हैं वो क्या है, आपका मिलर इंडिसेज है या मिलर सूचकांक है। तो लिखिए इसके बारे में, लिख लीजिए मिलर सूचकांक के बारे में।
निकालते कैसे है वो भी मैं अभी बताता हूँ, अभी तो जस्ट इसका इंट्रोडक्शन दिया है। तो लिखिए इसमें कि क्रिस्टल की ज्यामितीय संरचना के लिए क्रिस्टल तल की स्थिति एवं अभिविन्यास की आवश्यकता होती है। क्रिस्टल की ज्यामितीय संरचना के लिए क्रिस्टल तल यानी क्रिस्टल प्लेन एवं अभिविन्यास ओरिएंटेशन की आवश्यकता होती है। क्रिस्टल की ज्यामितीय संरचना के लिए क्रिस्टल तल की स्थिति एवं अभिविन्यास की आवश्यकता होती है। यदि क्रिस्टल के अक्षों पर उन बिंदु की स्थिति ज्ञात हो जाए, जहां पर क्रिस्टल तल अक्षों को काटता है। यदि क्रिस्टल के अक्षों पर उन बिंदु की स्थिति ज्ञात हो जाए जहां पर क्रिस्टल तल अक्षों को काटता है, तो क्रिस्टल तल की स्थिति एवं उसके अभिविन्यास को ज्ञात कर सकते हैं। तो क्रिस्टल तल की स्थिति एवं उसके अभिविन्यास को ज्ञात कर सकते हैं। तो क्रिस्टल तल की स्थिति एवं अभिविन्यास को ज्ञात कर सकते हैं। नई लाइन में लिखना, क्रिस्टल तलों की स्थिति तथा अभिविन्यास को ज्ञात करने के लिए क्रिस्टल तलों की स्थिति एवं अभिविन्यास को ज्ञात करने के लिए क्रिस्टल तल की स्थिति एवं अभिविन्यास को ज्ञात करने के लिए एक निरूपण का उपयोग करते हैं। एक निरूपण या एक मेथड, जो भी आप लिखना चाहो, एक निरूपण का उपयोग करते हैं। यानी निरूपण यानी व्यक्त करने वाले, निरूपण का उपयोग करते हैं जिसे मिलर सूचकांक कहते हैं। जिसे मिलर सूचकांक कहते हैं। जिसे मिलर सूचकांक कहते हैं। तो देखो मैंने क्या चीज़ लिखाई है, जो आपको बताया वही चीज़ लिखाई है कि क्रिस्टल स्ट्रक्चर के लिए अपन को जो ज़रूरत होती है वो क्या चाहिए। एक तो जो क्रिस्टल का एक्सिस है ABC, ठीक है, उन एक्सिस पर जो क्रिस्टल तल कट करेगा, तो उस कट की बिंदु की संख्या यानी इस बिंदु का ओरिएंटेशन यानी उसके मान ले एक तरह से निर्देशांक, यानी किस बिंदु पर वो कट कर रहा है, यानी AX को कौन से पॉइंट पर कट करेगा, B को कौन से पॉइंट पर कट करेगा और C पर कौन से पॉइंट को कट करेगा। तो वो सब अपन को मिल जाता है। तो उसी को जो ये कंप्लीट में अपन क्या करते हैं, एक मेथड के द्वारा व्यक्त कर सकते हैं, जिसे अपन क्या बोलते हैं, मिलर सूचकांक। तो इसी को फाइंड आउट करने के लिए इसका क्या किया जाता है, उपयोग किया जाता है। ठीक है, अब इसकी डेफिनेशन निकाली, ये वाला डायग्राम बना देना ट्रायंगल वाला। ये जस्ट समझने के लिए है। मान लिया इसका 2 यहाँ पे है तो 1 यहाँ पे होगा, इसका भी 1 यहाँ पे होगा, इसका भी 1 यहाँ पे होगा, इसका 2 यहाँ पे होगा, इसका ऊपर 3 है। ठीक है, तो इस तरीके से हो जाएगा। अपन इसके डायग्राम भी बनाएंगे आगे आगे। पहले मिलर इंडिसेज निकालना सीख लेते हैं, फिर अपन इसके डायग्राम बनाएंगे तो आपको और थोड़ा क्लियर हो जाएगा। हटा दो। अब अपन को क्या करना है, अपन को निकालना है मिलर इंडिसेज निकालने की विधि। लिखते हैं कि मिलर सूचकांक कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो पहले मैं थ्योरेटिकल में लिख के बता देता हूँ आपको कि कैसे निकालते हैं, फिर अपन मैथमेटिकली क्वेश्चन लेके करेंगे। तो क्या लिखता हूँ मैं यहाँ, मिलर सूचकांक ज्ञात करने की विधि। मिलर सूचकांक ज्ञात करने की विधि। इंपॉर्टेंट रहता है थोड़ा एग्जाम की दृष्टि से, क्योंकि एग्जाम में कई बार आ जाता है ये क्वेश्चन। फर्स्ट लिखिए इसमें कि सबसे पहले तो अपन को क्या चाहिए, सबसे पहले अपन को चाहिए ए वेक्टर बी वेक्टर यानी एक्सिस के बारे में पता होना चाहिए। क्या पता होना चाहिए, मैं यहाँ पे शॉर्ट में लिख रहा हूँ, फिर थ्योरी में लिखवाऊंगा। क्या पता होना चाहिए अपन को, एक्सिस के बारे में, ए बी और सी एक्सिस। ठीक है, सेकंड क्या होगा आपके पास, इसको जालक नियतांकों के पदों के रूप में लिखते हैं। यानी कैसे, जालक नियतांक कैसे, यानी ये किस पॉइंट पर अंतःखंड करेगा, यानी किस पॉइंट पर ये कट करेगा। तो इसको मैं लिख लेता हूँ जो जालक नियतांक के रूप में, जालक नियतांक के रूप में। तो जालक नियतांक के रूप में कैसे लिखोगे आप, इसका अनुपात होगा QA PB अनुपात RC। क्या होगा,
क्यू ए बी और आर सी, जहाँ पर ये ए बी सी क्या है, सदिश है, और पी क्यू आर क्या है, एक तरह से अपन कह सकते हैं कि ये इसके क्या होता है, कुछ पूर्णांक होते हैं। क्या होते हैं? पूर्णांक, या फिर कह सकते हैं कि जिस अक्ष पर ये कट करेगा वो नहीं है, जिस अक्ष पर कट करेगा वो नहीं है, ये केवल क्या है, पूर्णांक है। थर्ड स्टेप क्या लूँ, जो आपके पास यहाँ से पी क्यू आर निकलेगा उस पी क्यू आर का क्या लेना है, व्युत्क्रम लेना है, यूनिवर्स लेना है। क्या लेना है? व्युत्क्रम लेना है। यानी मैं ऐसे लिख सकता हूँ 1/p 1/q और 1/r। क्या आ गया? ये थर्ड स्टेप करनी। फर्स्ट स्टेप में आपको पता है जो दिया हुआ होगा, यहाँ तक तो हो सकता है क्वेश्चन में दिया हुआ हो, अपन को तो इससे आगे चलाना है, ठीक है। थर्ड क्या करना है, व्युत्क्रम यानी यूनिवर्स लेना है। फोर्थ क्या करना है, इनका एलसीएम लेना है। फोर्थ क्या करना है, इनका एलसीएम लेना है। क्या लेना है? एलसीएम। जो नीचे पी क्यू आ रहा है इसका क्या लेंगे अपन, एलसीएम लेने पर, ठीक है। एलसीएम लेने के बाद जो आपको एलसीएम की जो वैल्यू आएगी वो वापस कहाँ मल्टीप्लाई करोगे, ऊपर यानी अंश में। एलसीएम का मल्टीप्लाई यानी जैसे अपन प्लस माइनस करते हैं, जैसे यहाँ पे कितना आ गया 1/2 है और 1/4 है, ठीक है। तो इसका एलसीएम कितना आता है आप जानते हो कि 4 आता है। अब इसको मैं अनुपात में लिखूंगा तो कैसे लिखूंगा, 2 से यहाँ पे 2 आएगा और यहाँ पे क्या आएगा 4, तो इस टाइप से आएगा, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, डायरेक्ट यहाँ लिख लेता हूँ कि एलसीएम का हम गुणा करेंगे कहाँ पर, अंश में, ठीक है। ये कर लिया। अब मैं नेक्स्ट स्टेप लिखता हूँ कि इसमें क्या आएगा, एलसीएम का गुणा अंश में किया। अब इससे जो अपन को प्राप्त होगा वो क्या प्राप्त होगा, आपका मिलर सूचकांक यानी H/K/L। क्या प्राप्त होगा, H/K/L। तो ये मिलेगा अपन को मिलर सूचकांक। यदि कोई मिलर सूचकांक आपका नेगेटिव में मिलता है तो आप उसको कैसे दर्शाओगे, उसको दर्शाओगे आप किसी के ऊपर बार लगा के। कैसे? यदि कोई मिलर सूचकांक होता है वो क्या मिलता है, नेगेटिव मिलता है। यदि कोई मिलर सूचकांक क्या मिलता है आपका, नेगेटिव हो तो उसको कैसे लिखोगे, H, K और L, इस टाइप से लिखोगे, ठीक है। तो यहाँ बीच में अनुपात लगाने की आवश्यकता नहीं है, ये डायरेक्ट आएगा, ठीक है। तो ये यहाँ पे देखो न तो कॉमा आती है न वो आता है, डायरेक्ट आता है HKL। तो ये क्या है, A अक्ष पर काटने वाला तल, B अक्ष पर काटने वाला कट और C अक्ष पर काटने वाला तल। यदि मिलर सूचकांक नेगेटिव में आ जाए तो आपको क्या लिखोगे, H बार, K बार और L बार, इस टाइप से आपको लिखना है। तो ये क्या होगा, इसके कंप्लीट जो मैंने स्टेप लिखी है तो आपको समझ में आ गया होगा। सबसे पहले क्या करना है, जो भी अंतखंड आए या जो भी इस टर्म में आपका क्वेश्चन है उसको क्या करना है, 1/p 1/q और 1/r की टर्म में कन्वर्ट करना है, कर दिया। उसके बाद क्या करना है, अपन को एलसीएम लेना है। एलसीएम लेने के बाद उसको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है ऊपर, और जो अपन को मिलेगा वो क्या मिलेगा, मिलर सूचकांक। तो ये ज्ञात करने की एक बार प्रोसेस लिख दीजिए, क्योंकि एग्जाम में 1-2 बार प्रोसेस भी आपकी पूछी गई है कि मिलर सूचकांक को कैसे ज्ञात करते हैं, तो ये आपको वहाँ लिखना पड़ेगा, इसलिए मैं लिखा रहा हूँ। तो इसमें लिखिए, एक एक पॉइंट वाइज में लिखा देता हूँ, तो लिखना स्टार्ट कीजिए कि सर्वप्रथम क्रिस्टल में, फर्स्ट पॉइंट लिखिए, सर्वप्रथम क्रिस्टल में अक्षों ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर को प्रदर्शित करते हैं। सर्वप्रथम क्रिस्टल में अक्षों ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर को प्रदर्शित करते हैं। सर्वप्रथम क्रिस्टल में अक्ष ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर को प्रदर्शित या व्यक्त करते हैं। सेकंड पॉइंट लिखो, इन अक्षों पर समतल द्वारा काटे गए, सेकेंड पॉइंट लिखो, इन अक्षों पर समतल द्वारा काटे गए अंतखंडकों को जालक नियतांक के पदों के रूप में, इन अक्षों पर समतल द्वारा काटे गए, इन अक्षों पर समतल द्वारा काटे गए अंतखंडों को जालक नियतांकों के पदों के रूप में ज्ञात करते हैं। जालक नियतांक के पदों के रूप में ज्ञात करते हैं। यदि ये अंतखंड, इसमें मैंने देखो पी क्यू आर पहले लिख दिया, इसमें पी पहले आता है, पी क्यू आर इस सीरीज में आता है, तो आप उस सीरीज में लिखना। वैसे ये भी गलत नहीं है, पर आपको हमेशा के लिए याद रखना है तो उसको पी क्यू आर में लिखना, नहीं तो ये क्यू पी आर कभी नहीं लिखते अपन, पी क्यू और आर मैंने उल्टा लिख दिया था। तो ये भी क्या हो जाएगा, ये सही लिखा है मैंने, ठीक है, पी क्यू आर। तो क्या लिखा अपन ने कि यदि ये अंतखंड पी ए अनुपात क्यू बी अनुपात आर सी के अनुपात में है, यदि ये अंतखंड पी ए
अनुपात क्यू भी अनुपात आर सी के अनुपात में है, अतः ये अंतखंड P अनुपात Q अनुपात R के अनुपात में माने जाएंगे। अर्थात ये अंतखंड P अनुपात Q अनुपात R के अनुपात में माने जाएंगे। P अनुपात Q अनुपात R के अनुपात में माने जाएंगे। थर्ड पॉइंट लिखो, इन अंतखंड गुणांकों को P, Q, R को व्युत्क्रम में लिखने पर, इन अंतखंड गुणांकों को P, Q, R के व्युत्क्रम में लिखने पर प्राप्त भिन्न के हर का एलसीएम लेते हैं, प्राप्त भिन्न के हर का एलसीएम लेते हैं, प्राप्त भिन्न के हर का एलसीएम लेते हैं और इस एलसीएम से सभी व्युत्क्रमों को गुणा कर, और इस एलसीएम से सभी व्युत्क्रमों को गुणा कर, सभी व्युत्क्रमों को गुणा कर भिन्न को पूर्णांकों में परिवर्तित कर देते हैं, भिन्न को पूर्णांकों में परिवर्तित कर देते हैं। यदि मिलर सूचकांक नेगेटिव आते हैं तो उन्हें, यदि मिलर सूचकांक नेगेटिव आते हैं तो उन्हें बार लगाकर व्यक्त किया जाता है, तो उन्हें बार लगाकर व्यक्त किया जाता है। अब मैं एक क्वेश्चन ले लेता हूं आपके सामने ताकि आपको ये स्थिति क्लियर हो जाए थोड़ी। लिखिए, क्वेश्चन लिखिए, एग्जाम में आया हुआ है कि एक तल के मिलर सूचकांक ज्ञात कीजिए। एक तल के मिलर सूचकांक ज्ञात कीजिए जो तीन अक्षों को a अनुपात 3b, a अनुपात 3b, a अनुपात 3b अनुपात -2c में काटता है, जो a अनुपात 3b अनुपात -2c के अनुपात में काटता है। ठीक है, तो मान लीजिए कि आपका ये क्या कि आपका क्वेश्चन मान लो, इसका अपन को क्या निकालना है, मिलर सूचकांक निकालना है। सबका एक बार ध्यान यहाँ पे दे देना, बाकी सब बाद में लिखने का काम आप बाद में करना आराम से। तो ये क्या है आपके पास, देखो a अनुपात 3b अनुपात का -2c, यहाँ तक ये स्टेप तो क्लियर दिख रही है ना आपको, जो मैंने 7 स्टेप लिखी है। तो इसमें क्या करना है आपको, a अनुपात 3b अनुपात -2c है, तो इसमें देखो मिलर सूचकांक निकालने के लिए सबसे पहले तो आप क्या करोगे, इसको p q r के पदों में लिखोगे। तो देखो ये a b c तो क्या है, आपने मान लिया कि क्या एक तरह से वेक्टर है, तो ये क्या हो जाएगा, जो p की वैल्यू है वो 1, q की वैल्यू है वो कितनी 3 और r की वैल्यू कितनी है आपके पास -2। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 1 बाय, क्या करना है अपन को, देखो p अनुपात q अनुपात r में लिख दिया, तो मैं इसको अनुपात की फॉर्म में लिखूँ तो कैसे होगा आपका 1 अनुपात 3 अनुपात -2। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम। अब अपन को क्या करना है, देखो ये था पहले से, ये सवाल अपना इस रूप में दिया हुआ था, क्या करना है, पी क्यू आर को पूर्णांक के रूप में लिखना है, तो देखो पी क्यू आर अपन ने पूर्णांक लिख लिए। फिर क्या करना है, इनका व्युत्क्रम लिखना है, तो व्युत्क्रम लिखना है तो कैसे लिखोगे 1/1 अनुपात 1/3 अनुपात 1/-2, ऐसे ही लिखोगे। ये क्या हो जाएगा आपका व्युत्क्रम। अब देखो क्या करना है, एलसीएम लेना है। एलसीएम इसका कितना आएगा, 3 और 2 है तो यानी 6 एलसीएम आएगा। उस एलसीएम का एलसीएम कितना आया अपना 6, तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ कि एलसीएम कितना आया आपका 6। फिर क्या करना है, जो एलसीएम आया उसका क्या करना है, ऊपर मल्टीप्लाई करना है। तो ये क्या हो जाएगा, यदि मैं मल्टीप्लाई करता हूँ 6/1 6/3 और 6/-2, तो ये क्या आ जाएगा आपका आंसर। देखो एलसीएम लेने के बाद गुणा कर लिया, फिर अपन को जो मिलेगा उसको पूर्णांक में परिवर्तित करना है, यानी नीचे वाली जो भी संख्या यदि कट रही है तो काट दो, नहीं है तो उसको हटा दो। देखो यदि कटती है तो क्या आएगा 6, तो ये तो आ जाएगा 6, ये क्या आ जाएगा 2, तो ये क्या आ जाएगा 2, और ये क्या आएगा -3, तो ये क्या आएगा -3। अब मैं इसको, ये अपने के क्या हो जाएंगे मिलर सूचकांक, पर मैंने बोला था कि जहाँ पर नेगेटिव आता है उसको अपन बार लगाकर व्यक्त करेंगे। तो इसमें देखो h के 6, 2 और 3 क्या आएगा बार में आएगा, तो ये आपका क्या हो जाएगा मिलर सूचकांक h, k और l।
क्या हो जाएगा, ये आपका मिलर सूचकांक हो जाएगा 6, 2 और 3 बार। ठीक है, तो इस तरीके से आप इन क्वेश्चन को करना है। तो इसको लिखिए, फिर अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट मिलर सूचकांक निकालिए। 3A 3B और 2C, उसने मिल अंतखंड दे रखे है। क्वेश्चन देख रहा है आपको 3A 3B और 2C, हो सकता है वो अनुपात के रूप में दे या इस कॉमा के रूप में दे दे। ठीक है, तो आपको क्या निकालना है, मिलर सूचकांक निकालना है। तो अब आप निकाल सकते हो, मेथड की जरूरत है नहीं आपके पास, मेथड को मैं हटा दूं। क्या करोगे मिलर सूचकांक निकालने के लिए, क्वेश्चन क्या है आपका 3A, 3B, 2C, यानी P की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 3 है, Q की वैल्यू कितनी है 3 है, R की वैल्यू कितनी है 2 है। इसको मैं किस अनुपात में लिखूंगा, व्युत्क्रम में, यानी P 1/Q और 1/R ऐसे लिखूंगा। तो ये कितना आ जाएगा 1/3, 1/3, 1/2। LCM कितना आ जाएगा इसका 6, ये 6 आ गया। यदि मैं ये 6 ऊपर लूँगा तो कितना आएगा 2। देखो यदि मैं संख्या से यदि काटना चाहूँ तो ऐसे लिख सकता हूँ 6/3, 6/3 और 6/2। तो ये कितना आ जाएगा 2, 2 और 3। लास्ट में आपको अनुपात नहीं लगाना है, क्योंकि ये अपना जो आंसर निकलेगा वो क्या निकलेगा, मिलर सूचकांक। क्या निकलेगा, मिलर सूचकांक। तो ये इस जो अपने पास जो अंतखंड थे 3A 3B 3C, उसका मिलर सूचकांक क्या आएगा 2, 2 और 3 आएगा। तो ये भी आपको समझ में आ गया होगा। एक और करते हैं, दूसरा है अपने पास A 2B और C, दूसरा दे रखा है अपन को A 2B और C। यदि कोई ऐसा अंतखंड दे रखा है, इसमें भी सेम वही P = क्या आ जाएगा 1, Q = कितना आ जाएगा 2 और R = कितना आ जाएगा 1। ठीक है, इसको जब व्युत्क्रम में लिखोगे 1/P 1/Q 1/R, तो ये क्या आएगा, देखो 1/1 आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा और 1/1 आ जाएगा। LCM कितना आएगा आपके पास, इसका 2 आएगा। LCM कितना आएगा 2। तो यहाँ पे तो कितना आ जाएगा आपका 2, यहाँ पे कितना आ जाएगा 2/1, 2/2 और 2/1। तो ये कितना हो जाएगा आपके पास, इसका मिलर सूचकांक 2, इसका 1 और इसका 2। तो ये क्या हो जाएगा आपका मिलर सूचकांक, किसमें HKL। तो मिलर सूचकांक को हमेशा HKL के रूप में व्यक्त करते हैं। ठीक है, तो इसको दोनों को क्वेश्चन को लिख दीजिए। तो ऐसे ही क्वेश्चन जो एग्जाम में आते हैं वो ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, कोई भी अंतखंड दे देगा और आपको कहेगा कि मिलर सूचकांक याद कीजिए, और यही आपके 2.5 से 3 नंबर का रहेगा कम से कम क्वेश्चन। तो कुछ नहीं करना, केवल थोड़ा सा मेथड पता होना चाहिए, तो आप कर सकते हो।
लिख दिया। चले आगे। अब एक क्वेश्चन लिखिए अपन कुछ जो अपने मिलर सूचकांक आते हैं उनका कुछ डायग्राम या उसके कुछ अपने पास जो तल होते हैं, जैसे 111 हो गया, 110 हो गया, 010 हो गया, तो उसके कुछ मैं डायग्राम का आपको आइडिया देना चाहता हूँ कि वो डायग्राम कैसे बनते हैं, फिर उस रिलेटेड अपन मिलर सूचकांक के क्वेश्चन भी करेंगे। ठीक है, लिखिए इसमें क्वेश्चन लिख लीजिए, क्वेश्चन के रूप में लिख लो कि निम्न मिलर अंकों के लिए गणीय समतलों का रेखा चित्र खींचिए। निम्न मिलर अंकों के लिए गणीय समतलों का रेखा चित्र खींचिए। निम्न मिलर अंकों के लिए गणीय समतलों का रेखा चित्र खींचिए। और जो मिलर दे रखे 111, दूसरा दे रखा है अपन को 110, 110, और तीसरा दे रखा है अपन को 1, इस टाइप से उसने कोई तल दे रखे हैं और वो कह रहा है कि इसके मिलर सूचकांक के बनाइए। ठीक है, तो सबसे पहले देखो ध्यान दीजिए, अपने पास ये मिलर तल दे रखा है और कह रहा है कि इसके डायग्राम बनाइए। ठीक है, डायग्राम कैसे बनेंगे, क्या दे रखा है उसने, नॉर्मल सा घन दे रखा है, तो अपन एक नॉर्मल सा डायग्राम बनाते। देखो घन तो यहाँ पे कैसे बनेगा, सबसे पहले तो क्या बना लेते हैं अपन, तीनों में एक्सिस बना लेते हैं। ठीक है, मैंने 3 एक्सिस बना लेता हूँ तीनों में, ये एक्स हो गया, ये वाई हो गया, कोई सा भी ले सकते हो आप, जेड हो गया। यहाँ भी मैं 3 अक्ष बना लेता हूँ, एक्स, वाई और जेड। यहाँ भी मैं अक्ष बना लेता हूँ, एक्स, वाई और जेड। यदि आपके पास ये वाले है मिलर है कि 111 पर ये कट करता है, ये 110 पर कट करता है और 100 पर, तो डायग्राम कैसे बनेगा इसका, ये देखो आप, इसका डायग्राम बनेगा अपने पास किस पर कट कर रहा है, ये 111, यानी ये इसका 1 मान लो कि यहाँ पे, यानी 1 2 3 ऐसे ही चलेगा ही। मान लो कि इसका 1 यहाँ पे और इसका 1 कहाँ है आपके पास, यहाँ पे, यानी तीनों क्या होंगे, मान लो कि ये तीनों क्या होंगे, मूल बिंदु से समान दूरी पर होंगे। ये यहाँ पे इतनी मानी तो यहाँ भी इतनी होगी, यहाँ भी इतनी होगी, तो ये इसका क्या हो जाएगा 1 पॉइंट। तो इसको मैं कह सकता हूँ कि इसको डायग्राम कैसा बनेगा, इस टाइप का बनेगा। यानी देखो इसमें तीनों तल काट रहे, वो कैसे काट रहे हैं आपके पास, इसी फॉर्म में काट रहे हैं 1 पॉइंट पे। कैसे काट रहे हैं, 1 पे, यानी मैं इसको ऐसे बना सकता हूँ ये। तो ये आपका क्या हो जाएगा, 1 का मिलर तल का डायग्राम हो जाएगा। तो इसको मैं इस टाइप से कर सकते हो। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया डायग्राम। यदि मैं इसकी बात करूँ, ये क्या कर रहा है 110, यानी किसकी बात कर रहा है, एक्स और वाई पर तो कट कर रहा है पर जेड पर नहीं कर रहा। तो अपन कह सकते हैं कि जब एक्स और वाई पर कट कर रहा है तो ये डायग्राम कैसा बनेगा अपना, इस टाइप में बनेगा। कैसा बनेगा, इस टाइप में बनेगा, क्योंकि जो अपने पास कटान बिंदु आ रहे हैं वो क्या आने चाहिए आपके पास, सही बना लेता हूँ क्योंकि अपने पास पॉइंट ज़्यादा हो गए। देखो ये क्या है आपका x, ये क्या है y और ये क्या है आपका z। यदि मैं इसमें पॉइंट मानूँ, देखो ये 1 है, ये 1 है और ये 1 है, तो अपन को देखो 2 1 लेने, x और y वाला लेना है, z वाले से कोई मतलब नहीं है। तो ये मैंने लाइन खींच ली। तो इस पर जो बनेगा आपका वो क्या बनेगा आपका, इस टाइप का डायग्राम बनेगा। किस टाइप का बनेगा, इस टाइप का डायग्राम। इसको मैं ऐसे भी कर सकता हूँ कि ये क्या होगा अपना तल होगा, क्योंकि ये किस पर काट रहा है 1 पर। देखो 1 पर काट रहा है, 1 पर काट रहा है। ये क्या था 1 यानी तीनों जगह 1 थे, तो 1 पर 1 पर और 1 पर। नेक्स्ट डायग्राम क्या आ रहा है आपके पास 100, यानी ये क्या कर रहा है केवल यहीं पे काट रहा है। तो यहीं पे काट रहा है तो इसका पॉइंट मान लिया मैंने कितना है 1 है, कितना है 1। तो ये वाला पॉइंट बनाने के लिए आप क्या करोगे, इस टाइप का डायग्राम बनेगा इसका, इस टाइप का। कैसे बनेगा, इस टाइप का। तो ये देखो केवल किस पर काट रहा है, ये केवल जो इसका कॉर्नर पॉइंट होता है, जो भी अपन डायग्राम बना रहे हैं, इतना सा ध्यान दो कि जो डायग्राम बना रहे हैं उसका जो कॉर्नर पॉइंट होगा वो उस पॉइंट पर आना चाहिए। देखो यहाँ पे ये इसका कॉर्नर पॉइंट आ रहा है, यहाँ पर आ रहा है, यहाँ पर आ रहा है, तीनों पर कटान, यहाँ पे 2 पर कट कर रहा है, मतलब इसका कॉर्नर पॉइंट यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है। देखो यहाँ पे कोई कॉर्नर पॉइंट आ रहा है क्या, क्योंकि इसके कॉर्नर तो क्या है यहाँ पे देखो 100, इसका मतलब इसका कैसा होगा, यहाँ पे देखो कॉर्नर पॉइंट है, यहाँ पर कॉर्नर पॉइंट है, यहाँ पर कॉर्नर पॉइंट है, पर इन तीनों पॉइंट में क्या कोई एक्स आ रहा है क्या, नहीं आ रहा। ये केवल कहाँ आ रहा है, केवल यहाँ पे आ रहा है। तो इस तरीके से इसके डायग्राम बनेंगे। तो बनाओ इसको।
आ गया समझ में? हटा दो इनको। अब अपन एक मिलर सूचकांक का डायग्राम से क्वेश्चन करते हैं। लिख लीजिए, क्वेश्चन लिखिए। यदि कोई घनाभ है, यदि कोई घनाभ है, यदि कोई घनाभ है जिसके दो निर्देशांक दे रखे 0, 1 और 1/3, जिसके दो निर्देशांक दे रखे A पॉइंट पर और B दे रखा है 2/3, 0 और 1, ये दे रखा है A, और इसके मिलर सूचकांक ज्ञात कीजिए। क्या कह रहा है वो? इसके मिलर सूचकांक ज्ञात कीजिए। इसने दो निर्देशांक दे रखे A और B और वो कह रहा है कि इसके मिलर सूचकांक ज्ञात कीजिए। क्या दे रखा है? दो निर्देशांक और वो कह रहा है कि मिलर सूचकांक ज्ञात कीजिए। तो इसके मिलर सूचकांक कैसे निकालेंगे अपन? देखो यहाँ पे क्या है, आपके पास 2 पॉइंट है, तो सबसे पहले जानते हो कि 2 पॉइंट के ये है तो उसको पहले 1 पॉइंट में यानी एक विन्यास में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो उसके लिए क्या करें, 2 पॉइंट है, यानी मान लो कि कोई रेखा है, ये कोई लाइन है, ठीक है। इस लाइन में क्या है, एक A दिया हुआ है, एक B दिया हुआ है। ये दे रखा है 0, 1 और 1, 3, पर ये किस में बात कर रहा है? घनाभ में बात कर रहा है, ठीक है। ये 0, 1 दे रखा है। तो इसमें मिलर सूचकांक निकालने के लिए क्या करोगे आप? पहले तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालोगे, तो वो क्या होगा? x2 माइनस का x1, यही होगा आपके पास। दूसरा क्या होगा? y2 माइनस का y1, और तीसरा क्या होगा? z2 माइनस का z1, यही होगा आपके पास। x2 माइनस का x1 करोगे तो कितना आएगा? देखो 2/3 माइनस 0, y2 कितना आएगा? 0 माइनस 1, और z2 कितना आएगा? 1 माइनस 1/3। तो यहाँ इसको सॉल्व करोगे तो देखो 2/3 माइनस 1, और यहाँ पे कितना आ जाएगा? 1 माइनस 3 यानी 3 माइनस 1, तो ये आ जाएगा 2/3 माइनस 1 और 2/3। यहाँ तक किसी को कोई डाउट? तो ये तो क्या आ गया आपका? केवल ये AB PQR की वैल्यू निकली है। अब अपन को क्या निकालना है? इसका मिलर सूचकांक। तो ये मिलर सूचकांक नहीं है, ध्यान रखना, कंफ्यूज मत होना। ये तो क्या निकाला है अपन ने? केवल PQR थे, उसकी वैल्यू निकाली। अब इसका क्या करूँगा मैं? व्युत्क्रम लूँगा। तो इसका व्युत्क्रम लेने पर क्या आएगा? व्युत्क्रम लेने पर तो इसका देखो व्युत्क्रम क्या आएगा आपके पास? 1/2/3 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? 1/1 हो जाएगा माइनस का। ये क्या हो जाएगा आपके पास? 1/2/3, यानी ये 3 तो कहाँ जाएगा आपका? ऊपर जाएगा। ये 1/-1 और ये क्या जाएगा? 3/2, ऐसे ही आएगा। यदि मैं यहाँ पे एलसीएम लेता हूँ तो एलसीएम कितना आता है? 4 आता है। तो 4 का मैं यदि मल्टीप्लाई करूँ तो क्या आना चाहिए आपके पास? एलसीएम कितना आ रहा है यहाँ पे आपका? 4 आ रहा है। कितना आ रहा है? 4, ठीक है। तो ये जब एलसीएम 4 आ रहा है तो इसका मतलब मैं क्या करूँ? यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई करूँ तो 12/4/-1, और तो क्या आएगा इसमें? देखो 6, 4 कैसा? माइनस का और 6, तो इसका मतलब मैं कह सकता हूँ कि इसका जो मिलर सूचकांक आएगा वो क्या आएगा? 2, क्या आया? 6/2, ये ऐसे का ऐसे और ये /2। तो देखो सॉरी, कट के लिखा है मैंने, क्योंकि 12 से ये काट के तो लिखा है, तो वापस क्यों कट कर रहे हो? तो इसका जो मिलर सूचकांक आएगा वो क्या आएगा? 6 आ जाएगा। 4 का क्या आ जाएगा? 12 आ जाएगा, और 6 आ जाएगा। इस टाइप से इसका क्या आएगा? मिलर सूचकांक आएगा। कुछ मिस्टेक की, सॉरी, मिस्टेक ये की कि इनका एलसीएम लेना है, तो एलसीएम 4 थोड़ी ना आएगा, 2 और 2 ही तो है। 2 और 4 होता तो एलसीएम 4 आता। तो यहाँ पे एलसीएम कितना आएगा? केवल 2 ही आएगा। देखो छोटी सी मिस्टेक ऐसे हो सकती है। तो ये क्या हो गया आपके पास? एलसीएम 2 आ रहा है, तो ये कितना हो जाएगा? 2 से मल्टीप्लाई कराएगा ये तो 2/-1 और 6/2, तो ये हो जाएगा आपका 3, ये हो जाएगा आपका -2, कितना हो जाएगा? 3 - 2, और ये क्या हो जाएगा? 3। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 3, 2 बार और 3, तो ये आपकी किसकी वैल्यू हो जाएगी? H, K और L की, यानी ये आपका क्या हो जाएगा? मिलर इंडिसेज। ये आपका क्या हो जाएगा? मिलर इंडिसेज। तो इस टाइप से ये मिलर सूचकांक आप निकाल सकते हो।
ठीक है। एक चीज़ यह भी ध्यान देना, मान लिया कि आपके पास कोई ऐसा क्वेश्चन है जिसमें क्या दे रखा है 1 इन्फानाइट और इन्फानाइट कह के बोल रहा है कि इसके मिलर सूचकांक ज्ञात करो। क्या ज्ञात करो? मिलर सूचकांक ज्ञात करो। तो कैसे करोगे? देखो, इसके यदि मिलर सूचकांक निकालना है तो कैसे निकालोगे आप बताओ? इसके यदि मिलर सूचकांक निकालना है, इसको व्युत्क्रम में लिखेंगे 1/1, इसको व्युत्क्रम में लेंगे 1/इन्फानाइट 1/इन्फानाइट, व्युत्क्रम में लिख दिया। एलसीएम कितना आ रहा है? 0, यानी एलसीएम तो देखो यहाँ पे कोई मीनिंग नहीं है, 1 का 1 ही होगा। तो यहाँ पे मैं इसको तो लिख सकता हूँ, इसका मिलर सूचकांक 1/इन्फानाइट है, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 0। तो ये क्या आ जाएगा आपका 0 और ये क्या आ जाएगा 0, यानी इसके मिलर सूचकांक क्या होंगे? H, K और L। ये वाले क्या हो जाएंगे? मिलर सूचकांक हो जाएंगे। तो अब आपको मिलर सूचकांक निकालना अच्छे से आ गया होगा। चले आगे, एक और लास्ट क्वेश्चन करते हैं, फिर इस अपने मिलर सूचकांक को क्या करते हैं? पूरा करते हैं। अब देखो, अब अपन को करना है कि एक डायग्राम दे रखा है उसने, और डायग्राम में क्या दे रखा है उसने? 3 प्लेन दे रखे हैं। मान लिया कि कोई घनाभ दे रखा है। क्या दे रखा है आपको? क्वेश्चन है आपके पास एक घनाभ है, ये क्या दे रखा है आपको? घनाभ है, और इस घनाभ के अंदर क्या दे रखा है उसने? एक त्रिभुज दे रखा है, ट्राइंगल दे रखा है, जो तीनों अक्ष पर काट रहा है, और इनकी वैल्यू भी दे रखी है इसने। इसकी वैल्यू दे रखी है 1/2, 2/3 और 1/2, यानी 1/2, 2/3 और 1/2। यानी ये क्या दे रखा है? इसका एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, और ये दे रखा है उसने जेड एक्सिस। और वो कह रहा है कि इसके मिलर सूचकांक ज्ञात कीजिए। तो इसमें भी आपको क्या निकालना है? वही निकालना है, मिलर सूचकांक। क्या निकालना है आपको? मिलर सूचकांक। तो ये कैसे निकलेंगे मिलर सूचकांक? ये निकलेंगे अपने पास ऐसे, क्या है अपने पास? 1/2, 2/3 और 1/2। तो इसको मिलर सूचकांक निकालने के लिए इसका व्युत्क्रम, तो देखो इसका व्युत्क्रम लेंगे तो ये आपका क्या हो जाएगा? देखो p कितना है? 2/3, सॉरी x y z से के अकॉर्डिंग लेंगे तो x पर कितना है? p इज इक्वल टू 1/2, q इज इक्वल टू 2/3 और z इज इक्वल टू 1/2। इसका मैं यदि मैं व्युत्क्रम लेता हूँ 1/p, 1/q और 1/r, क्या लिया मैंने? व्युत्क्रम। तो व्युत्क्रम लेने पर क्या आएगा? देखो 1/1/2, 1/2/3, 1/1/2। तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? 2/1, 3/2 और 2/1। एलसीएम कितना आ रहा है यहाँ पे? एलसीएम कितना आ रहा है आपका? 2 आ रहा है। 2 से क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है, तो 4/1। एलसीएम कितना आ रहा है? 2 आ रहा है, तो 2 से 6/2। और एलसीएम कितना आ रहा है? 2 आ रहा है, तो 2 से क्या हो जाएगा? 4/1। यानी इसका जो मिलर इंडिसेज आएगा वो कितना आएगा आपका? एच के एल की वैल्यू कितनी आएगी? देखो 4, ये 3, 2 से कटेगा तो 3 और ये 4, यानी ये इसका क्या हो जाएगा? मिलर सूचकांक एच के एल। यानी ये क्या हो जाएगा? 4, 3 और 4। ठीक है, तो आपको मिलर सूचकांक अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अपन नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक के साथ। ठीक है, आप सभी को धन्यवाद।